जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय अतीत से वर्तमान अध्याय 7 एवं अध्याय 8। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक इसका टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। सबसे हम पढ़ते हैं हम लोग कि प्रारंभिक राज्य। अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए। जैसे कौन कौन? मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल। ये सब ऐसे जन थे जो अकेले ही अपने जो जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए अकेले ही। कौन कौन? मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल। फिर कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद के रूप ले लिया। कौन? जैसे पंचाल, ये आपस में मिलकर ही ये जनपद के रूप ले लिए। फिर पढ़ेंगे अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। मगध द्वारा अंक का विजय इसका उदाहरण। मगध द्वारा क्या है? मगध द्वारा अंक का विजय इसका उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे हम महाजनपदों का विकास। महाजनपदों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्या कहना जा रहा? महाजनपद। जो कुछ ऐसे जनपद थे जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उनसे क्या कहा जाने लगा? तो उनको हम लोग महाजनपद कहने लगे। फिर बौद्ध, इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इनकी जानकारी हमें 16 महाजनपद का विवरण प्राप्त होता है। तो बौद्ध ग्रंथ किस में मिलता है? तो मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ में किस में मिलता है? तो भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। ये 16 महाजनपद देखते हैं। पहले इसका हम लोग महाजनपद, उसके बाद राजधानी देखेंगे, उसके बाद क्षेत्र आधुनिक स्थान में कहाँ कहाँ पर अभी वर्तमान है। जैसे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भागलपुर मुंगेर बिहार में। ये ज़्यादा VVI, इसीलिए बिहार के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा VVI होगा कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ होगा? तो चंपा। ये कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर मुंगेर बिहार में। फिर पढ़ेंगे हम लोग मगध महाजनपद। मगध महाजनपद राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी, उसी का नाम है गिरिब्रज या राजगिरी। ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो पटना और गया तक पड़ता है। ठीक। मगध तो हम लोग क्या पढ़ लिए? तो अंग महाजनपद राजधानी कहाँ होगी? चंपा। पहले हम इसको महाजनपद उसके राजधानी देख लेते हैं, उसके बाद क्षेत्र देखेंगे। पर अंग महाजनपद राजधानी कहाँ होगी? तो अंग की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद राजधानी चंपा। फिर मगध की गिरिब्रज या राजगिरी। काशी का वाराणसी। हम लोग दो ग्रुप बना के याद करते हैं। काशी का वाराणसी, वत्स कौशाम्बी। काशी वाराणसी वत्स कौशाम्बी। वजी के वैशाली विदेह मिथिला। तो वैशाली याद करते हैं। वजी वैशाली अवंती उज्जैन। मल कुशावती पंचाल अहिच्छत्र। चेदी शक्तिमती कुरु इंद्रप्रस्थ। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। अंग का चंपा, मगध के राजगिरी, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वजी के वैशाली, अवंती उज्जैन, मल कुशावती पंचाल का छत्र, चेदी के शक्तिमती, कुरु के इंद्रप्रस्थ। फिर हम पढ़ेंगे मत्स्य के विराटनगर, कंबोज हाटक। मत्स्य के विराटनगर, कंबोज के हाटक। सूरसेन मथुरा, अस्मकपट्टी। गांधार के तक्षशिला, कौशल श्रावस्ती। तो फिर इसको रिवाइज करते हैं, नीचे से चलेंगे। कौशल के श्रावस्ती, गांधार के तक्षशिला, अस्मकपट्टी, सूरसेन मथुरा, कंबोज हाटक, मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, पंचाल अहिच्छत्र, मल कुशावती, अवंती उज्जैन,
वजी के वैशाली, वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणसी, मगध गिरिब्रज, अंग के चंपा। फिर इसके एक बार ऊपर ऊपर से बात करते हैं हम लोग। अंग के चंपा, मगध की राजगिरी, काशी के वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वजी के वैशाली, अवंती उज्जैन, मल कुशावती, पंचाल कही छत्र, चेदी के शक्तिमती, कुरु के इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कम्बोज के हाटक, सुरसेन मथुरा, असमक पुटली, गंधार तक्षशिला, कौशल के श्रावस्ती। अब ये देखेंगे कहाँ कहाँ क्षेत्र पड़ता है। ये अंग कहाँ पड़ता है? तो अंग पड़ता है भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। मगध कहाँ पड़ता है? तो मगध पड़ेगा आपका पटना, गया, बिहार में। काशी कहाँ पड़ेगा? वाराणसी, यूपी में। इलाहाबाद वश कहाँ पड़ेगा? तो इलाहाबाद के आसपास। वजी कहाँ पड़ेगा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास। ये कहाँ पड़ेगा? बिहार में। जो भी बिहार वाला है, बिहार के एग्जाम के लिए मतलब ज़्यादा वीवीआई हैं, और इस जो टीचर एग्जाम इसके ज़्यादा वीवीआई कौन कौन? ये अंग वीवीआई है, ये हो गया मगध, ये काशी इस आसपास में वीवीआई है, और ये वज्जी ज़्यादा वीवीआई है। फिर देखें मालवा कहाँ पड़ेगा? तो अवंती कहाँ पड़ेगा? मालवा के आसपास। मल कहाँ पड़ेगा? देवरिया के आसपास। पंचाल कहाँ पड़ेगा? बरेली का, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास। चेदी कहाँ पड़ेगा? तो बुंदेलखंड के आसपास। कुरुप कहाँ पड़ेगा? तो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र पड़ेंगे। मत्स्य कहाँ पड़ेंगे? जयपुर के आसपास। कम्बोज कहाँ पड़ेगा? तो राजौरी और हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास। सूरसेन कहाँ पड़ेगा? तो मथुरा के आसपास। असमक कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा गोदावरी नदी क्षेत्र में। ये दक्षिण भारत के एकमात्र मतलब महाजनपद वीवीआई है असमक। असमक दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद है, इसलिए वीवीआई है, गोदावरी नदी क्षेत्र पड़ता है। गंधार कहाँ पड़ेगा? तो ये रावलपिंडी और पेशावर के आसपास, ये पाकिस्तान में पड़ेगा। कौशल कहाँ पड़ेगा? फैजाबाद, यूपी में। ठीक, फिर से एक बार मैप के जरिए से थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मगध महाजनपद हो गया, ये काशी हो गया, ये वत्स हो गया, ये कौशाम्बी हो गया, ये अवंती हो गया, ये मत्स्य हो गया, ये कौशल हो गया, ये मल हो गया, ये पंचाल हो गया, ये कुरु हो गया, ये कुरु के अंदर प्रसिद्ध राजधानी हो गया। फिर इधर देखिए असमक यहाँ पर देखिए साउथ में यहाँ पर। फिर इधर देखते हैं हम लोग, एक तक्षशिला हो गया, एक गंधार हो गया, एक कम्बोज हो गया, थोड़ा पढ़ लिया ना। यहाँ पर लिच्छवी हो गया, ये चंपा हो गया, फिर हम लोग पढ़ते हैं मगध के उत्थान, मगध राजवंश के बारे में। फैलाव इसका कहाँ कहाँ तक था? तो पटना, मगध प्रमंडल और मुख्यालय इस गाँव में, पटना और मगध के प्रमंडल फैलाव इसका पड़ता है। ये कहाँ तक कहता है? गंगा नदी घाटी में स्थित है। कहाँ पड़ता है? गंगा नदी घाटी में स्थित पड़ता है। ये यहाँ पंजाब भी में, यहाँ इसलिए मगध का क्षेत्र था। ये जंगलों में हाथी ज़्यादा थी, इसीलिए विरोधी राज्यों पर अधिकतर मतलब विजय प्राप्त कर लेते थे। दूसरा राज्य इस पर चढ़ाई करना बहुत डरते थे। फिर मगध के दोनों राजधानियाँ राजगीर पहाड़ियों से और पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी, इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र था। ये कहा जाता है कि मगध अटक से लेकर कटक तक, मतलब अटक अफगानिस्तान में पड़ता है, कटक उड़ीसा में, ये वहाँ तक इसका क्षेत्र था मगध का। फिर पढ़ेंगे मगध राजवंश के प्रमुख शासक। सबसे पहले पढ़ेंगे मगध राजवंश का शासक प्रथम बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। ये अपनी मजबूत करने के लिए कौशल लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक स्तंभ स्थापित किए। किसने? बिम्बिसार ने प्रथम वैवाहिक स्तंभ किसका स्थापित किया? बिम्बिसार ने किए थे। और इसका प्रथम शासक कौन था? बिम्बिसार थे। फिर अजातशत्रु क्या था? बिम्बिसार का पुत्र था। एक कौशल के राजा प्रसन्नजित को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। इसने गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलीग्राम, किसका? पाटलीग्राम में सैनिक छावनी का निर्माण किया, और बाद में ही पाटलीग्राम क्या हो गया? पटना पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी थी। फिर पढ़ेंगे उदयनी का पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, और ये पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया? उदयनी किया था। इसके काल में अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। किसके समय? उदयनी के समय। सिकंदर का भारत पर आक्रमण किसके हुआ? उदयनी हुआ। उदयनी के काल में हुआ था। फिर पर हम लोग गणराज्य के बारे में।
कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणराज्य कहा जाता था। जैसे शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेय, तात्रिक, मल, कोलीय, मौर्य। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की होती थी। इसे क्या कहा? गण या संघ कहते थे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। मगध के निकट वजी संघ था। कौन था? मगध निकट वजी संघ था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वजी संघ 8 गणों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेय, वजी प्रमुख थे। वजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। वजी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी समय वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिम्बिसार के काल में लिच्छवी लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ के राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की के विवाह बिम्बिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किए थे। यहाँ का राजा कौन था? चेटक था। और अपनी बेटी की शादी किससे किए थे? बिम्बिसार से। फिर हम पढ़ेंगे गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गण शब्दों का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। दिग् निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? दिग् निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। फिर पढ़ेंगे राजा भूमि की उपज का कितना प्राप्त करता था? तो 1/16 भाग राजा भूमि की उपज का प्राप्त करता था। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 8 नए प्रश्न नए विचार। सूद, कर्ज, नगरों, नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ में घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। मतलब ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। किसको? सूद, कर्ज, नगरों एवं नागरिक जीवनों को। फिर पढ़ेंगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना होता है। उपनिषद में कठिन विषयों जैसे आत्मा परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चाएं मिलती है। प्रायः चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? तो वार्तालाप के रूप में मिलती है उपनिषद में। जैसे पिता पुत्र की वार्तालाप, पति का वार्तालाप, ब्राह्मण क्षत्रिय का वार्तालाप, गुरु शिष्य का वार्तालाप एवं जन साधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालापों का ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी एक महत्वपूर्ण स्त्री विचारक महिला थी, जिसका भी विचार इन्हें मिलता है उपनिषद में। नचिकेता यमराज संवाद कहाँ से लिया गया है? तो कंठोनिपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? कंठो उपनिषद से लिया गया नचिकेता यमराज। बहुत चर्चित पूछता भी है। और याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का वार्तालाप भी किससे प्रसिद्ध है? मतलब उपनिषद से ही है। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का वार्तालाप। फिर पढ़ेंगे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के देखे चलेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, कपिल वस्तु स्थान पर लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। फिर इनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। पत्नी कौन थी? सुदरा थी। पुत्र कौन था? राहुल था। और घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। क्या था? कंथक। और सारथी का नाम चन्ना, जो घोड़ा का हाँकने वाला था उसका क्या था? सारथी। उनका क्या नाम? चन्ना था। गौतम बुद्ध प्रारंभिक जीवन में जब कपिल वस्तु जा रहे थे, रास्ते में चार वस्तु को देखा था। कौन का? एक रोगी को, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक मृतक अर्थी को, एक सन्यासी को। उससे ज़्यादा प्रभावित होकर अपने मतलब जिंदगी से क्या हो गए? ऊब हो गए और ये अपने घर को क्या त्यागने के लिए कोशिश करने लगे। लेकिन उनकी इनके पिता का क्या नाम था? सुदर्शन। क्या था? सुदर्शन। माता कौन थी? महामाया। और इनकी जो साली या मौसी या सौतेली में कह सकते हैं कौन थी? गौतमी प्रजापति। यही देखभाल की मतलब गौतम बुद्ध को। महामाया मतलब ये जन्म के महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के ही मतलब 5-6 दिन मर गई। उसके बाद इनके लालन पालन पोषण कौन की? गौतमी प्रजापति। कुल इनका क्या था? शाक्य कुल के थे। कौन? महात्मा गौतम बुद्ध। फिर हम पढ़ेंगे गुरु कौन थे इनको? तो गुरु आलार कलाम थे, जो इनसे शाक्य दर्शन सीखे थे। इस तरह प्रथम गुरु कौन हुआ? गुरु आलार कलाम। ऐसे गौर गुरु हुए थे रुद्राक्रम पुत्र। ये सारनाथ में 6 दोस्तों के साथ वहाँ पर चला गया, मतलब घर का त्याग कर 29 वर्ष की अवस्था में, जिससे क्या कहा गया? महाभिनिष्क कर्म कहा गया। तो चला गया तो वहाँ पर मतलब सारनाथ में, तो वहाँ पर जंगल में वहाँ पर क्या करने लगे? मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहाँ पर मतलब तब करने लगे। मतलब जो है तो फिर 6 दोस्त का सत्कार रहे थे, तो मतलब इनका मन नहीं लग रहा था, बहुत हार्ड कोर्स कर रहे थे। तो फिर इनका हुआ 6 दोस्त का, तो फिर अपने एक महिला थी, तो एक महिला थी जो वैसे ना
नाचने वाली महिला थी, तो इन्होंने महिला बोली कि अपने वीणा को तार को इतना मत कसो कि टूट जा, और न इतना ढीला करो कि उनसे संगीत ही न निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। इनसे प्रभावित होकर और छोड़ दिया हो। गौतम बुद्ध ने अपने दोस्त को छोड़कर और अपने मध्यम जीवन में चले गए और जाकर बोध गया के बोध गया नाम स्थान पर, वहीं पर पीपल वृक्ष के यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप करने लगे। फिर उसके बाद 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, मतलब बिना अल जल के 35 वर्ष के वायु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजन फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे कहा गया, उस स्थान को गया का नहीं बोध गया कहा गया, और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बुद्ध कहा गया, और उनके शिष्यों के कहा गया बौद्ध कहा गया। फिर उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ, जहाँ जो उनके जो दोस्त यहाँ पर कर रहे थे उन्हीं की जगह बताए कि ऐसे ऐसे हो जाता है। तो इनका पहला उपदेश कौन था, सारनाथ। और ये सारनाथ जो पहला उपदेश क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। और यह जब धर्मचक्र पाया तो अशोक उस समय थे, अशोक शासनकाल का, तो उस समय सारनाथ में अशोक ने क्या किया था, सांची स्तूप का निर्माण करवाए थे। फिर भाषा में कौन उपदेश में भाषा दिए थे, तो पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। और कौन सा अनुयायी इसके शासक थे जो बौद्ध धर्म के, बिम्बिसार, प्रश्नजीत एवं उदयनी। कौन कौन, बिम्बिसार, प्रश्नजीत एवं उदयनी। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई, तो कुशीनगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, कुशीनगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की अवस्था में। जिन्हें कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध एवं धम्म एवं संघ। और ये अंगुलीमाल डाकू का वार्तालाप इनसे मतलब प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध की। फिर हम देखते हैं बौद्ध सभा देखते हैं। पहली बौद्ध सभा कब हुई, 483 BC में। फिर दूसरी 383 BC में, तीसरी 255 BC में, और चौथी प्रथम सदी में। कौन पहले कब हुई, 483 BC में, दूसरी 383 BC में, तीसरी 255 BC में, और चौथी प्रथम सदी में। कहाँ हुई, तो पहला राजगीर में हुई, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में पहला हुआ, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के। दूसरा का कलाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। फिर जो पहला बौद्ध सभा उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। दूसरा में कौन थे, साबा कमीर। तीसरा में कौन थे, मोगलीपुत्र तीसरा। और चौथा में कौन थे, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और कुछ प्रतीक हम लोग देख लेते हैं। जैसे हाथी गर्भ का प्रतीक था, कमल जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गिरत्याग का प्रतीक है, वधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, चक्र उपदेश का प्रतीक है, पद चिन्ह निवारण मोक्ष का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, और सांड युवा का प्रतीक है। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।